वेलकम टू एमटी लर्निंग्स प्यारे स्टूडेंट। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायोपोलरिटी मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस किस तरीके से चल रहा था फ्रेंड, आज हम उसको समझेंगे। तो इसी कड़ी में जो है हमारे सामने पहला टॉपिक है अफगानिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, अफगानिस्तान राजनीतिक संकट। तो प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में कई सारी पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही हैं। अमेरिका और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ये सारी परिस्थितियां अफगानिस्तान को बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए बना देती हैं और इसीलिए जो है अफगानिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस को हमने अपनी यूनिट में शामिल किया है। तो आइए अफगानिस्तान को समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा। ये अफगानिस्तान का मैप है। पहले अफगानिस्तान के मैप को समझते हैं। ये एक पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। एक तरफ जो है देखिए पाकिस्तान है, इसके ईस्टर्न पार्ट में, अपर पार्ट में देखिए तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ये ईरान है। तो अफगानिस्तान जो है चारों तरफ से कंट्रीज से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान का कोई ओशन नहीं है। और अफगानिस्तान को पॉलिटिकल मैप को देखिएगा तो पॉलिटिकल मैप में जो है इसकी जो कैपिटल है काबुल को हमने जो है मार्क कर रखा है। और अफगानिस्तान का अपर पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे चाइना बॉर्डर की तरफ दिखाया गया, बट एक्चुअल में चाइना बॉर्डर नहीं लगता है, इंडिया के साथ लगता है। तो इंडिया के साथ अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है लगभग 30 किलोमीटर की, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के जिस पोर्शन में अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है वो पोर्शन जो है पीओके में, यानी कि अभी वो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है, उस एरिया में अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। ओवरऑल वो इंडिया का ही पार्ट है, तो हम यही कहेंगे कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ ही लगता है। तो ये अफगानिस्तान का मैप है, इसको आप ध्यान से देखिए, पॉज करके आप सारे जो सिटीज को देखिएगा, कितने स्टेट हैं इसको देखिएगा। आइए हम अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स और अफगानिस्तान के संकट को समझते हैं। Islamic Republic of Afghanistan is a landlocked country situated at the confluence of Western, Central and Southern Asia। तो अफगानिस्तान क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो स्टूडेंट, लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब ये है कि जो कंट्री चारों ओर से लैंड से कवर्ड होती है, उसका अपना कोई ओशन नहीं होता है, वो एक ओपन कंट्री, ओपन सी रूट कंट्री का नहीं होता है। उस कंट्री को हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तीन पार्ट का ये एरिया निकलता है। वेस्टर्न ईरान है, वेस्टर्न में, सेंट्रल में तो उज्बेकिस्तान हमने देखा, और सदर्न एशिया यानी कि इंडिया और पाकिस्तान उसका पार्ट उससे टच होते हैं, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से लोग रहते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार के स्टूडेंट वहां लोग रहते हैं: पश्तून, ताजिकिस, हजरास एंड उज्बेक। तो यहाँ पर हमने ग्राफ के जरिए, पाई चार्ट के जरिए दिखाया है। तो देखिए पश्तून जो है 42% है, तो 42% जो है पश्तून वहां पर रहते हैं। 27% जो है वो ताजिक है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन है? ताजिक रहते हैं। और थर्ड पे कौन है? उज्बेक 9%, और 9% ही हजारा है। तो ये जो 4 कम्युनिटी हैं, ये मेजर कम्युनिटी है अफगानिस्तान की, जो कि अफगानिस्तान को एक डाइवर्स कल्चर के रूप में डेवलप करती है। यहीं दूसरी साइड हमने मैप में प्रेजेंट किया है, आप कलर के जरिए समझ सकते हैं हम। देखिए ग्रीन कलर से कौन है? ताजिक है, तो ग्रीन कलर किस एरिया में स्प्रेडेड है। उसके बाद पश्तून देखिएगा, अफगानिस्तान के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में है। बलूच देखिएगा तो एक ही जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां पर बलूच है। तो ये अफगानिस्तान की एथनिक कंपोजिशन है, इसको हम समझते हैं। इसके बाद हम अफगानिस्तान को समझेंगे। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बिगेन विद द होतक एंड दुर्रानी डायनेस्टी इन द 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी में क्या था? होतक और दुर्रानी दो बड़े वंश थे जो कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करते थे, विद अहमद शाह अब्दाली बीइंग कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ अ स्टेट। और अफगानिस्तान जो स्टेट है, अफगानिस्तान जो देश है, उसकी स्थापना किसने करी? अहमद शाह अब्दाली में। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपने स्टूडेंट सुना ही होगा, अभी हाल ही में जो है पानीपत की मूवी आई, उसमें दिखाया गया कि अहमद शाह अब्दाली ने किस प्रकार से 1761 में पानीपत का युद्ध मराठाओं के साथ किया था। तो अहमद शाह अब्दाली वही है ये, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी अफगानिस्तान बिकेम अ बफर स्टेट इन द ग्रेट गेम बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द रशियन एम्पायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो नेम आते हैं, बफर स्टेट एंड ग्रेट गेम। देखिए बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट वो स्टेट होता है जो दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा राज्य होता है, छोटा देश होता है, उसे बोलते हैं बफर स्टेट। देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट है वो देश के लिए ही यूज किया जाता है। तो दो बड़े देशों के बीच में एक जो छोटा देश होगा उसे बोलेंगे बफर स्टेट। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल क्या है? बफर स्टेट है। ग्रेट गेम का मतलब क्या था? देखिए 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि एक तरफ जो है रशिया का साम्राज्य था और दूसरी तरफ क्या था? ब्रिटिश भारत था। तो इन दोनों के बीच में जो है अफगानिस्तान एक बीच का हिस्सा बना हुआ था। तो इन दोनों के गेम के बीच में अफगानिस्तान बीच में फंसा हुआ था, इसे ही ग्रेट गेम कहा जाता है। लेकिन 1893 में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया ने एक लाइन को डिवाइड कर दिया और अफगानिस्तान को अलग कर दिया। उसको लाइन को क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। क्या, कौन सी लाइन बोलते हैं? डूरंड लाइन।
तो स्टूडेंट यहाँ पर तीन प्रकार की लाइन निकल के सामने आती है जो ब्रिटिश इंडिया ने बनाई है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को, जो कि इंडिया के साथ पहले जुड़ा हुआ था, तो उस लाइन को क्या बोला गया? डूरंड लाइन। इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया चाइना की जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? उसको मैकमोहन रे। तो तीन प्रकार के रे हैं, तीनों के नाम आप याद रखिएगा। बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड इट हैज लेड टू स्ट्रेन रिलेशन विद द पाकिस्तान सिंस द लेटर इंडिपेंडेंस इन 1947। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है उस रे को माना ही नहीं, यानी कि जो इंडिया इंडिया देखिए, इंडिया और चाइना के बीच की जो मैकमोहन रे है, इंडिया उसको नहीं मानता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रे है, डोरंडो लाइन, उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही नहीं मानते हैं। तो ये एक बॉर्डर इश्यू है जो कि 1947 के बाद से आज तक दोनों देशों के बीच में चल रहा है। अफगानिस्तान को बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, कॉलोनियल इम्पोज स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडर्न अफगानिस्तान एमर्ज ड्यूरिंग द 1890s। तो जो मॉडर्न अफगानिस्तान है, आज का जो अफगानिस्तान है, इसको उभरने में कितना टाइम लगा? 1890 में जाकर के पूरे एक तरीके से मॉडर्न अफगानिस्तान बना। फ्रॉम द ऑनसेट द स्टेट apparatus एट द सेंटर वाज हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी वो लगातार उसको हेल्प कर रही थी, ठीक है। और हेल्प किस चीज से कर रही थी? कि अपनी जो है मोनोपोली तैयार की जाए, एक सरकार बनाई जाए, वहां पर वो सरकार जो है फोर्स को कंट्रोल करे, ठीक है। वहां पर जो इस्लामिक जुडिशरी है, कि जो है वहां पर जुडिशरी सिस्टम डेवलप हो, उसको बनाया जाए। एक वहां पर अपोजिशन भी बनाया जाए, एक वहां पर जो है नॉन ट्राइबल ग्रुप जो पॉपुलेशन है उसको साथ दूरी बनाई जाए, ठीक है। और वहां पर जो है सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग की जाए और पश्तून ट्राइबल्स के साथ एक तरीके से अच्छा बिहेवियर बनाया जाए, उनके साथ जो है डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, क्योंकि पश्तून जो है वहां पर बड़ी संख्या में है और वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। अगर आप उनके साथ क्लोज रिलेशन बनाएंगे तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। और ब्रिटिश सरकार जो है 1919 तक लगातार अफगानिस्तान को सपोर्ट करती रही, वहां पर जो है सहयोग उनको करती रही। ड्यूरिंग द 1920 देयर वर अ लिमिटेड अटेम्प्ट एट वेस्टर्नाइजेशन एंड राइजिंग अपोजिशन टू द स्टेट बाय इस्लामिक एथनिक एंड ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। वहां पर लगातार जो है वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश की गई, उसको जो है अपोजिशन को राइज करने की कोशिश की गई एथनिक ग्रुप्स के द्वारा। द कल्मिनेटेड इन द कोलैप्स ऑफ अफगान मोनार्की इन 1929। लेकिन वहां पर विरोध जारी हुआ, जिस कारण से वहां की जो राजशाही थी वो 1929 में आकर के क्या हुआ? वो खत्म हो गई, वो गिर गई। लेकिन चूंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं आ पाया, कोई लोकतंत्र की संभावना थी भी नहीं, इसलिए 1930 में दोबारा से जो है ब्रिटिश सरकार के सहयोग से वहां पर मोनार्की को दोबारा स्टैब्लिश कर दिया गया। द अफगानिस्तान गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंप्लीमेंटेड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्टर्न स्टाइल चेंजेस इन द सेंटर। अफगानिस्तान सरकार जो है लगातार सीमित मात्रा में ही वहां पर पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो मॉडर्नाइजेशन था, पार्लियामेंट, जुडिशरी, गवर्नेंस, ये जो सारे पार्ट है, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, ये जो सारे मॉडर्न स्टेट के जो एलिमेंट होते हैं, ये इन सबको लगातार डेवलप करने में अफगानिस्तान की सरकार लगी रही। अफगानिस्तान से रिलेटेड लेक्चर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पॉलिटिकल टर्मोइल इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में संकट कहां पर आता है? देखिए, संकट आता है 1978 में। देखिए, 1978 में याद रखिएगा कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो कोल्ड वॉर के ही कंटेक्स्ट में अब इसको समझ रहे हैं। इन अप्रैल 1978 अफगानिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद दौद खान। याद रखिए किसके अंडर में सरकार चल रही है 1978 में? मोहम्मद दौद खान। मोहम्मद दौद खान को जो है हटा दिया जाता है। कौन हटाता है? लेफ्ट विंग मिलिट्री ऑफिसर लेड बाय द नूर मोहम्मद ताराई। तो नूर मोहम्मद ताराई जो है वो लेफ्ट विंग स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा होती है, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है, कम्युनिज्म, जो सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी, उसी को आप समझिए लेफ्ट विंग। तो लेफ्ट विंग की जो विचारधारा थी, उस पर्सन ने नूर मोहम्मद तराई ने मोहम्मद दौद खान को हटा दिया, ठीक है। पावर देर आफ्टर शेड बाय द टू मार्क्सिस्ट लेनिन पॉलिटिकल ग्रुप। दो जो पॉलिटिकल ग्रुप थे वहां पर, पीपल्स खलाक पार्टी और बैनर परचम पार्टी, ये दो ग्रुप थे जो कि मार्क्सिस्ट लेनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। ये भी स्टूडेंट दोस्तों, ये भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ही विचारधारा होती है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इस विचारधारा को फॉलो करने वाले जो दो लोग थे, दो पार्टियां थी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के जो है उसको सत्ता से हटा दिया। हालांकि इसके अलावा जो है विच हैड अर्लियर इमर्ज एज फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो एक और वहां पर पार्टी थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इन दोनों पार्टी से ही निकल करके दो अलग अलग ग्रुप बने थे, ठीक है। और इन्होंने मिलकर के जो है वहां पर सरकार बनाई, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट विच हैड लिटिल पॉपुलर सपोर्ट फॉर द क्लोज टाई विद द सोवियत यूनियन। अब जो सरकार बनी थी, ठीक है, मोहम्मद दौद खान को हटा करके जो सरकार बनी थी, उस सरकार को सोवियत यूनियन से जो है सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जनता का सपोर्ट उससे कम था और सोवियत यूनियन का सपोर्ट ज्यादा था।
launched ruthless purge of all domestic opposition and began extensive land and social reforms that were bitterly resented by the devotedly Muslims and largely anti-communist population. अब जैसे ही नई सरकार आई, सोवियत यूनियन का समर्थन प्राप्त था, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, और वो सरकार जो है लगातार सुधार करना शुरू कर दिया, रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए। अब आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं लेकिन आपकी जनता एजुकेट नहीं है, आपकी जनता इलिटरेट है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो कि कंजर्वेटिव थे और जो कट्टर जो है इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे और जो एंटी कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने जो है उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इंसर्जेंसी अरोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट अमंग द बोथ ट्राइबल एंड अर्बन ग्रुप। सरकार के खिलाफ जो है शहरों के अंदर भी और जो है आदिवासी के इलाकों में भी सरकार के खिलाफ इंसर्जेंसी विद्रोह होना शुरू हो गया। और जिस और जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनको क्या कहा गया? मुजाहिदीन। ठीक है, मुजाहिदीन के बारे में हम समझेंगे आगे। सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की एंट्री होती है। These uprising along with the internal fighting and cop within the government between the peoples and banner factions। तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बैनर फैक्शन था उनके बीच में लगातार आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। सेना तख्ता पलट करने को तैयार थी। इन सबको देखते हुए सोवियत यूनियन ने इन्वेडेड किया। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अपनी सेना भेजी जिसमें लगभग 30,000 के करीब लोग थे। और उसने क्या किया, जो उस समय जो वहां पे प्रेसिडेंट थे हफीजुल्लाह अमीन, याद रखिए क्या नाम है, हफीजुल्लाह अमीन। तो हफीजुल्लाह अमीन को सोवियत यूनियन ने हटा दिया। द एम ऑफ द सोवियत ऑपरेशन वाज टू प्रॉप अप देयर न्यू बट फॉल्टरिंग क्लाइंट स्टेट नाउ हेडेड बाय द बैनर लीडर बाबरा कारमल। तो सोवियत यूनियन का मकसद था कि जो है स्टेट को कैसे भी करके बचाए रखना, और बाबरा कारमल को उन्होंने जो है प्रेसिडेंट बना दिया। बट कारमल वाज अनेबल टू अटेंड द सिग्निफिकेंट पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन जो कारमल था जिसको सोवियत यूनियन ने बनाया था, जनता का सपोर्ट उसको नहीं मिला। द मुजाहिदीन रेबेलियन ग्रू स्प्रेडिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो धीरे धीरे मुजाहिदीन थे, यानी कि मुजाहिदीन कौन, जो विरोध कर रहे थे सरकार का, कम्युनिस्ट का विरोध कर रहे थे, वो धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान में फैल गए। सोवियत इनिशियली लेफ्ट द सपरेशन ऑफ द रेबेलियन टू अफगान आर्मी बट द लेटर वाज beset by mass destruction and remained largely ineffective throughout the war। सोवियत यूनियन ने पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ाई करी लेकिन यह लंबे समय तक वो क्या रहा, इनफेक्टिव ही रहा। द अफगानिस्तान वार क्विकली सेटल डाउन इनटू स्टेलमेंट। और जो लड़ाई वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो गई क्योंकि सोवियत ट्रूप ने जो है लगभग 1 लाख की संख्या में अपने सैनिक भेज दिए और उन सैनिकों ने धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1 लाख की संख्या बहुत बड़ी संख्या थी। उन्होंने बड़े शहरों पर, जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस पर, सब जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जो मुजाहिदीन थे उनको हराना शुरू कर दिया। गोरिल्ला वार के जरिए, गोरिल्ला वार होती है छुप करके मारना, इनके जरिए धीरे धीरे जो है मुजाहिदीनों को पीछे धकेलना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मुजाहिदीन को जो है जनता का समर्थन प्राप्त था तो गांव के एरियो तक जो है उनको मार भगाया गया। ये देखिए इस नक्शे के अंदर, मैप के, अफगानिस्तान के मैप के अंदर किस तरीके से सोवियत यूनियन ने जो है एंटर किया था। देखो सोवियत यूनियन 2 जगह से एंटर करता है और धीरे धीरे आप मैप में देखेंगे किस तरीके से जो रेड कलर का पोर्शन दिखाया गया है, ये सोवियत आर्मी इस तरीके से जो है मार्च करती है अफगानिस्तान के अंदर। आइए हम उसको समझते हैं। द मुजाहिदीन वर अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल इनटू अ हैंडफुल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड देयर मिलिट्री एफर्ट रिमेन अनकोऑर्डिनेटेड थ्रू आउट द वॉर। देखिए मुजाहिदीन जो है वो कोई ट्रेंड आर्मी नहीं है, वो एक ऐसे लोग हैं जो लगातार अनट्रेंड हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है, और अनकोऑर्डिनेट तरीके से वो वॉर को लड़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है, अनकोऑर्डिनेट तरीके से मुजाहिदीन अफगानिस्तान के अंदर युद्ध को लड़ रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ देयर आर्म्स एंड कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली इंप्रूव्ड और धीरे धीरे जो है उनकी जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड अदर वॉर मटेरियल शिप्ड टू द रेबल्स वाया पाकिस्तान बाय द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका पाकिस्तान के जरिए उनकी मदद करता है। देखिए अब कोल्ड वॉर का एंगल यहां पर आ गया है। एक तरफ सोवियत यूनियन है, दूसरी तरफ मुजाहिदीन है, और मुजाहिदीन को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए, जो पाकिस्तान अमेरिका के समर्थन से ही रहा है ना, तो पाकिस्तान के जरिए जो अमेरिका है वो मुजाहिदीन तक हथियारों की सप्लाई करता है, जिस कारण से उनमें हौसला बनता है मुजाहिदीन के अंदर। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी मुस्लिम देश भी जो जो एंटी सोवियत यूनियन के थे वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। एक अफगान अरब जो है मुजाहिदीन एक सेंटीमेंट डेवलप होता है और वो उनको सोवियत यूनियन को खिलाफ युद्ध लड़ता है। अब देखते हैं तालिबान रिजिम इन अफगानिस्तान। अब तालिबान आते हैं, ठीक है।
बिफोर द विड्रॉल ऑफ द सोवियत ट्रूप फ्रॉम द अफगानिस्तान टेरिटरी द सोवियत इंस्टॉल द मोहम्मद नजीबुल्ला। अब सोवियत यूनियन के बड़ा नुकसान होता है चूंकि लंबा युद्ध चलता है और सोवियत यूनियन पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटते समय जो है 1980s तक आते 1990s तक आते आते जो है मोहम्मद नजीबुल्ला को वो जो है बनाते हैं। मोहम्मद नजीबुल्ला कौन है? ये परचम फैक्शन जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का ही एक हिस्सा रहा है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और जो मोहम्मद नजीबुल्ला है ये अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या नाम है उसका? केजीबी, अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, KHAD, इसका हिस्सा रहे हैं। तो इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया जाता है और ये जो है सोवियत यूनियन के सपोर्टर भी रहे हैं। ठीक है, डोंट एंजॉय, लेकिन ये भी चूंकि जनता का समर्थन ये भी हासिल नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से इनकी सरकार भी गिर जाती है क्योंकि जनता का सपोर्ट नहीं है ना। और मुजाहिदीन टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड बहरुद्दीन रब्बानी बिकेम द प्रेसिडेंट। और पहली बार जो मुजाहिदीन है अब वो ऑर्गेनाइज होते हैं और उनकी तरफ से एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। क्या नाम है उनका? बुरहानुद्दीन रब्बानी। तो बुरहानुद्दीन रब्बानी जो है, जो मुजाहिदीन है, ये प्रेसिडेंट बनते हैं। कब बनते हैं? 1990s के बाद। ठीक है, मुजाहिदीन की तरफ से बनते हैं। अब मुजाहिदीन के खिलाफ देखिए स्टूडेंट, एक के खिलाफ एक आ रहा है। एंटी सोवियत यूनियन मुजाहिदीन थे, ठीक है, वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे। अब मुजाहिदीन के भी खिलाफ एक और आ गया है। वो कौन आ गया है? तालिबान आ गए हैं। द तालिबान इज अ ब्रूटल फंडामेंटल रिलीजियस ग्रुप दैट हेल्ड पावर ओवर मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान ड्यूरिंग द लेट 1990s। ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट ग्रुप था जो है फंडामेंटल जो कट्टरपंथी ग्रुप है जो कि धीरे धीरे उभरा है। द वर्ड तालिबान कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट इन अरेबिक। तो इसका तालिबान का मतलब होता है जो है स्टूडेंट, और पाकिस्तान के जो है वहाँ के धार्मिक कट्टरपंथी स्कूलों से ये उभरा था। तालिबान एंटर कांधार इन नवंबर 1994। कांधार में वो जो है 1994 में एंटर करते हैं और धीरे धीरे करके जो है 1996 तक जो है वो काबुल जो राजधानी है उसको कब्जा कर लेते हैं और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है बरून रब्बानी उसको हटा दिया जाता है। इसी ईयर को जो है तालिबान चूंकि 1996 में अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेता है और अफगानिस्तान को जो है एक इस्लामिक एमिरेट डिक्लेयर कर देता है, यानी कि अफगानिस्तान जो है एक इस्लामिक राष्ट्र है। मुल्ला मोहम्मद उमर जो तालिबान के जो हेड हैं वो सरकार चलाते हैं। या देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझेगा कि जो तालिबान है एक आतंकवादी संगठन है, वो सरकार चलाता है, वो देश को चलाता है। 1996 से लेकर के 2001 तक, जब तक उनकी सरकार को हटा नहीं दिया गया तालिबान की सरकार को, 90% एरिया पर जो है तालिबान का कंट्रोल रहा है। तालिबान ने कई कड़े कानून को लागू किया। उन्होंने न्याय जो जस्टिस था उसको बहुत कठोरता से लागू किया, पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपनी न्याय व्यवस्था को लागू किया। और पश्तून का जो ट्राइबल कोड था, वहां का जो आदिवासी नियम थे और जो शरिया था, शरिया जो मुस्लिम कानून इस्लामिक कानून होता है, उसको लागू करवाने की उन्होंने कोशिश की। 2001 के बाद जो है मॉडर्न अफगानिस्तान को डेवलप किया गया, वहां पर डेमोक्रेसी को लाया गया। प्रेसिडेंट अशरफ गानी आज की डेट में प्रेसिडेंट है। हामिद करजई जो है 2014 प्रेसिडेंट रहे हैं। तालिबान के बाद की जो स्थितियां रही हैं, आज तक क्या स्थिति रही है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। यहीं तक के लिए इतना ही। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।